हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्यासे से रिलेटेड, प्यासे की कॉग्निटिव थ्योरी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम क्वेश्चन डिस्कस करें, हम एक प्यासे की थ्योरी का पूरा एक क्विक रिवीजन करते हैं। जैसा कि हमें पता है, प्यासे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताए हैं। सबसे पहली जो इन्होंने स्टेजेस बताई है वह है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी संवेदी गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 साल तक के लिए चलती है। दूसरी जो इन्होंने स्टेज बताई है वह है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, जो 2 साल से लेकर 7 साल तक चलती है। थर्ड जो उन्होंने स्टेज बताई है वह है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 साल से 11 साल तक चलती है, जिसको हम मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। फोर्थ हमारी जो स्टेज आती है वो आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, वो 11 या 12 से ऊपर की तरफ चलती है और इसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अब हम इन स्टेजेस से रिलेटेड जो इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको थोड़ा जान लेते हैं, जो पेपर्स में पूछा जाता है। तो सेंसरी मोटर जो हमारी स्टेज है, संवेदी गामक अवस्था है, इससे रिलेटेड 2-3 बातें हैं। सबसे पहली बात जो होती है वह इस स्टेजेस पे सिर्फ अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं, यानी जो बच्चा क्रिया करता है अपने फिजिकल वर्ल्ड के साथ, वो अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं। जैसे वो एक्शन करेगा, हाथ पैर चलाएगा, सकिंग करेगा, लुकिंग करेगा, रीचिंग, ग्रास्पिंग, पकड़ना करना करेगा, वो सब उसके अनकोऑर्डिनेटेड। स्टार्टेड में अगर हम 0 to 4 या 8 मंथ तक की बात करें तो वो सारे अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस स्टेज का, वो आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में होता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, संवेदी गामक अवस्था में ये आ जाता है। लेकिन ये संवेदी गामक अवस्था में ये तकरीबन तकरीबन 18 से 24 मंथ के बीच में आता है। मींस अगर कोई 8 से 10 महीने का बच्चा है, पहले तो ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है। वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का मतलब ये होता है कि अगर 8 से 10 साल का बच्चा है और आपने उसको मोबाइल दे दिया अपना, सॉरी 8 से 10 साल नहीं, 8 से 10 महीने का बच्चा है और आपने उसको मोबाइल दे दिया। अब आपको उससे मोबाइल अपना लेना है, तो आपने इस तरीके से किया और हाथ पीछे करके जेब में किसी तरीके से रख लिया अपना मोबाइल और कहा मोबाइल गायब हो गया। बच्चा समझ जाएगा कि हाँ भाई मोबाइल गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। लेकिन अब वही बच्चा अगर उसकी एज 18 से 24 मंथ के बीच में है, तो अगर आप उससे किसी तरीके से घुमा के कहेंगे गायब हो गया या पॉकेट में रख लिया आपने, तो वो उसको ढूंढने लगेगा। वो इस स्टेज पे समझ जाता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो वस्तु होती हैं, वो परमानेंट होती हैं, वो डिसअपियर नहीं हो सकती। इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्वता। तो ये बात समझ में आ गई। ये वस्तु स्थायित्वता संवेदी गामक स्टेज, लास्ट में जब वो स्टेज पहुंच रही होती है, देखिए 18 से 24 मंथ, 24 मंथ यानी 2 साल पूरे हो रहे होते हैं, इस स्टेज पे बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्वता यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो जाती है। तो संवेदी गामक अवस्था से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चंस, ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, यही जो है पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज से मान के चलिए कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 आने ही आने क्वेश्चन है। ये चलती है हमारी 2 से 7 साल तक। इसको भी याद रखना है, पूछ लेता है कि कब से कब तक चलती है, तो 2 से 7 तक, 7 साल तक चलती है। उसको हम कहते हैं पूर्व क्रियात्मक। इसकी जो सबसे पहली जो चीज है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। इस स्टेज पे बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो रहा होता है। तो वो चीज़ें क्या करता है, वो बोल नहीं पाता है लेकिन वो कुछ संकेत बना लेता है, वो कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेगा। आप उसको कोई चीज़ अगर उसे आपको चाहिए तो वो उसका सिंबल बना के दिखाएगा, ऐसी इस तरीके से। अगर आप जा रहे हो तो अब सब बच्चे को हम सिखाते हैं टाटा बाय बाय, इनको इनको सलाम करो, इनको हाय बोलो, इनको इनको प्रणाम करो। तो इस तरीके से वो कुछ सिंबल्स बना लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करता है। ठीक। नेक्स्ट हमारी आती है ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रता। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है बच्चा किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पाता है। वो जो कुछ सोचता है वो अपने आप को केंद्र मानकर सोच रहा होता है कि जो कुछ चीजें हो रही हैं ये मेरे लिए हो रही हैं।
ईगोसेंट्रिज्म में होता है, अहम केंद्र यानी सेंट्रेशन, वो दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं सोच पाएगा, कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पाएगा कि ये इस चीज को ये किस तरीके से देख रहे हैं, या मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू वही सच मान के चलता है, वही रियलिटी है, यही मान के चलता है। तो इसको हम कहते हैं ईगो सेंट्रिज्म। तो आप इसको याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट हमारा आता है एनिमिज्म, यानी जीववाद। आपने देखा होगा कि कोई छोटी बच्ची है 2 से 7 साल तक के बीच की, और वो डॉल से खेल रही है, तो अगर वो खाना खाती है तो अपने डॉल को खिलाती है, वो सोती है तो पास में अपने डॉल को सुलाती है। तो इस स्टेज पे बच्चे ये मान के चलते हैं जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो उनके आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें भी जान है, वो भी सोते हैं, वो भी खाते हैं। आपने देखा होगा कोई बच्चा किसी बच्चे के जमीन पे गिर जाए या कुछ हो जाए तो उसकी अम्मी जो है जमीन को ही मार देगी, कर दी, ले तूने मेरे बच्चे को मारा। तो यानी वो बच्चा फिर सेटिस्फाई होता है, मेरे चोट लगी अब इसके भी चोट लग गई, तो वो समझता है कि इसमें भी जान है। तो इसी को हम कहते हैं एनिमिज्म, जीववाद। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था है, इस स्टेज पे बच्चे की जो सोच होती है वो होती है एनिमिज्म, यानी जीववाद की सोच रखता है। नेक्स्ट हमारी आती है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग को हम कह सकते हैं इस रीजनिंग, इस तर्क का, ट्रांसडक्टिव का मतलब होता है कि बच्चे की रीजनिंग जो होती है वो एकदम इलॉजिकल रीजनिंग है। कैसी रीजनिंग है? इलॉजिकल है, बहुत बहुत इलॉजिकल वो सोचता है। उसने अगर गाय देखी हुई है, गाय का पिक्चर उसके माइंड में है कि इसके 4 पैर होते हैं, बड़ी सी होती है, एक पूंछ होती है, तो अगर अब वो कुछ और जानवर देखेगा, घोड़ा देख लिया उसने तो ये क्या, ये भी गाय, क्यों? क्योंकि इसके 4 पैर हैं, ये चीजें। तो बहुत जो है इलॉजिकल चीजें, इलॉजिकल रीजनिंग वो बताएगा इसमें। तो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है। नेक्स्ट हमारा होता है नो सीरियलाइजेशन, यानी क्रमबद्धीकरण। इस स्टेज पे ये बात याद रखने की है, नो को मैंने इसीलिए रेड से लिखा है, नो सीरियलाइजेशन, यानी वो क्रमबद्धीकरण, आरोही अवरोही, वो छोटा छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, इस चीज में अगर आपने उसको कुछ स्टिक्स दी हैं तो वो इसमें से छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, अगर आप उनसे कहो कि इसको एक लाइन में लगाओ तो वो नहीं लगा पाएगा। उसमें सीरियलाइजेशन नहीं है, क्रमबद्धता नहीं है, आरोही अवरोही क्रम में वो नहीं लगा पाएगा। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट आता है नो कंजर्वेशन, यानी संरक्षण, नंबर और क्वांटिटी में भी। अगर आप इसमें क्वेश्चन आया हुआ है आपका, हम आगे करेंगे कि 5 पत्थर दिए, उनको वो राउंड में लगाता है, छोटी लाइन बनाता है, बड़ी लाइन बनाता है, फिर उनको गिनता है कि कितना हो रहा है। इसी तरीके से अगर आपने किसी बच्चे को कोल्ड ड्रिंक दिया, ठीक है, तो एक बड़ा गिलास है, एक लंबा सा गिलास है और एक छोटा गिलास है लेकिन वो चौड़ा है, तो जिसमें जो है इस तरीके का एक गिलास है और एक गिलास जो है इस तरीके का है, सपोज दैट ग्लास है या कोई भी बर्तन है, तो बच्चा सोचेगा कि इसमें जो है यहां तक भरा हुआ है तो इसमें जो है ज्यादा आ रहा है, इसमें ज्यादा आ रहा है चीजें, इसमें ज्यादा है, यहां तक ये फिल है। तो दूसरी चीज वो समझ नहीं पाएगा कि इसकी डेप्थ, इसकी चौड़ाई ज्यादा है। तो नो कंजर्वेशन, ना ही नंबर में ना ही क्वांटिटी में कोई भी वो जो है संरक्षण नहीं। रिवर्सिबल थिंकिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं इरिवर्सिबल थिंकिंग होती क्या है। इरिवर्सिबल थिंकिंग का मतलब है कि अगर कोई छोटा बच्चा है, उससे कहा जाए कि बेटा तुम्हारा कोई भाई है, तो वो कहेगा हाँ ये मेरा भाई है। अगर अब आप उससे कहो कि क्या तुम्हारे भाई का कोई भाई है, तो वो नहीं बता पाएगा कि ये मैं अपने भाई का भाई हूं। इसी तरीके से अगर कोई किसी रास्ते में आप लेके गए तो वापस नहीं आ पाता है। तो ये इरिवर्सिबल थिंकिंग के पार्ट होते हैं जो कि इस स्टेज पर नहीं होते हैं। इन नहीं को, इन नोज को आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब जो ये नोज है, जो हमारी नेक्स्ट जो स्टेज आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये सारे नोज यस में बदल जाते हैं। कंजर्वेशन यानी संरक्षण, नंबर और क्वांटिटी दोनों में। अब बच्चे को जो है नंबर भी पता है और क्वांटिटी में भी पता है। अगर आपने बच्चे को अब जो है पतला गिलास दे दिया, पतला गिलास दिया और एक जो है आपने एक चौड़ा गिलास रखा हुआ है, तो अब बच्चा समझ जाता है कि शरबत या कोल्ड ड्रिंक किस चीज में ज्यादा है। सीरियलाइजेशन वो बच्चा करना स्टार्ट कर देता है इस स्टेज पे। अब वो इसको जो है आरोही अवरोही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देता है। रिवर्सिबल थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है। वो कहेगा आपका कोई भाई, हाँ ये मेरा भाई। तुम्हारे भाई का कोई भाई, हाँ मैं अपने भाई का भाई। तो यहां पर जो बच्चे की थिंकिंग होती है वो रिवर्सिबल थिंकिंग हो जाती है। और सबसे
जो चीज होती है लॉजिकल थिंकिंग, बच्चा इस स्टेज पे तार्किक चिंतन स्टार्ट कर देता है। लेकिन बच्चे का जो तार्किक चिंतन होता है वो सिर्फ कॉन्क्रीट यहां पर होता है, कॉन्क्रीट, इसीलिए इस स्टेज को कहा गया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी मूर्त चीजें, जो चीजें उसके सामने प्रेजेंट हैं उन्हीं चीजों पर वो जो है चिंतन कर सकता है। बच्चे की जो रीजनिंग है वो इंडक्टिव डिडक्टिव हो जाती है, यानी निगमनात्मक और आगमनात्मक। कॉन्क्रीट थिंकिंग, जैसे कि मैंने ये बताया ना कि बच्चा जो है सिर्फ कॉन्क्रीट मूर्त चिंतन कर सकता है, यहां पर एब्स्ट्रैक्ट चिंतन यानी अमूर्त चिंतन इस स्टेज पर गायब होता है। तो ये चीज यहां पर याद रखने की, नो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चिंतन नहीं होता है इस स्टेज पर। आगे बढ़ते हैं हमारी फाइनल स्टेज पे, जो कि है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 और 12 से अब पे चलती है। इसको हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें दो चीजें जानने की हैं आपकी। इसमें बच्चे जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगता है और हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग यानी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क बच्चा करने लगता है। और दूसरा, बच्चे के अंदर अब एब्स्ट्रैक्ट चीजें, जो जिन चीजों का कोई मूर्त चीज, जैसे हम बात करते हैं एलियंस का हमारे पास कोई भी जो है कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं है, कोई कॉन्क्रीट पिक्चर नहीं है हमारे पास, लेकिन हम सोच पाते हैं उनके बारे में। तो बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी जो चीजें प्रेजेंट नहीं है उनके बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देता है इस स्टेजेस पे। तो ये चारों स्टेजेस क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ टर्म्स से रिलेटेड जो कि प्याशे ने दिया था। सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म जो प्याशे ने दिया था वो था हमारा स्कीमा। स्कीमा कहते हैं हम हमारा जो हमारे माइंड में किसी भी वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एक पिक्चर बनी हुई है, हम सिंपल शब्दों में समझ लीजिए कि जो एक पिक्चर बनी हुई है, या जो हमारे अंदर हमारे माइंड में जो नॉलेज स्टोर्ड है उसको हम स्कीमा कहते हैं। यानी हमारे मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं जो बनी हुई हैं इसी को हम स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ाया हम इसमें एसिमिलेट करना यानी समायोजन करना। एसिमिलेट करते हैं, कहते हैं कि अपने हमारे पास जो कोई स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं, कुछ चीजें कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं एसिमिलेट यानी समायोजन। जब हम किसी चीज में कुछ समायोजन करते हैं तो एक डिसइक्विलिब्रियम पैदा होता है, यानी एक असंतुलन पैदा होता है। यहां पर एक क्या होगा, असंतुलन पैदा होगा। यानी हम बात कर रहे हैं अडाप्टेशन ऑफ स्कीमा, कि हम किसी भी स्कीमा को किस तरीके से अडाप्ट करते हैं। हमने कोई चीज लिया, सपोज दैट एक बच्चा है जो हर चीज को शक करता है, उसको आपने एक बड़ी बॉल दे दी। जब वो बड़ी बॉल दी आपने उसको, तो बड़ी बॉल का क्या करेगा, उसकी स्कीमा में पहले से है शक करना, ठीक है, तो पहले वो बड़ी बॉल को शक करेगा। जब वो शक नहीं कर पाएगा बड़ी बॉल को, फुटबॉल को, तो वो क्या करेगा, उसको कुछ पुश करेगा, कोई चीज करेगा। तो जब बच्चा उसको शक कर रहा है, यानी जब इस स्टेज पे बच्चा पहले से जो उसके स्कीमा में फिट है उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। जब उस तरीके से काम नहीं बना, जब बच्चा थोड़ा सा इरिटेट हुआ, यानी एक डिसइक्विलिब्रियम पैदा हुआ बच्चे के अंदर। जब डिसइक्विलिब्रियम पैदा हुआ तो बच्चे ने क्या किया, अब नए तरीके, अब बच्चे ने क्या किया, उस बॉल को पुश करना स्टार्ट किया, या कुछ जो है धक्का देना स्टार्ट किया, कुछ चीज करना स्टार्ट किया। इसी को हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशन या अडाप्टेशन कहते हैं। तो इन चीजों, जब बच्चे ने हमने अकोमोडेट किया, उसने एक नया तरीका अपना लिया, अब के बॉल जो है शक करने के लिए नहीं बल्कि पुश करने, मारने के लिए, तभी हमारे जो चीजें होती हैं उसमें इक्विलिब्रियम यानी संतुलन पैदा होता है। इस तरीके से जो पूरा सिस्टम चलता है हमारा अडाप्टेशन ऑफ स्कीमास होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने अपनी जब इसकी थ्योरी क्लास ली थी जो चैनल पे मौजूद है, बहुत ही डिटेल्ड में क्लास ली थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि प्याशे ने जो 4 फैक्टर बताए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, उसमें एक्टिविटी का उन्होंने कहा था कि बच्चे जो होते हैं, एक प्याशे जो थे एक कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनिस्ट हैं, जो कहते हैं कि बच्चे जो है अपने नॉलेज का निर्माण खुद करते हैं, टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर का रोल प्रोवाइड करता है, रोल अदा करता है, उनको जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। तो उन्होंने एक्टिविटी और एक्सपीरियंस का रोल बताया। उन्होंने कहा कि जब जब बच्चा परिपक्व होता चला जाता है, जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता है, बच्चे का मानसिक विकास वैसे वैसे होता चला जाता है। और उन्होंने सोशल इंपॉर्टेंस को, सोशल इंटरेक्शन को भी, जैसे जैसे बच्चा सोसाइटी में जाएगा, लोगों से इंटरेक्ट करेगा, उसका मानसिक विकास होता रहेगा। और फिर उन्होंने इक्विलिब्रेशन को इंपॉर्टेंस दी, यानी संतुलन को इंपॉर्टेंस दी।
तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला ही क्वेश्चन मैंने बहुत इजी क्वेश्चन रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय जीन पियाजे इज। सबसे पहला क्या था हमारा? सेंसरी मोटर स्टेज था, प्री ऑपरेशनल स्टेज था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही यहां से हो जाता है। यहां तक बात क्लियर हुई? नेक्स्ट आगे बढ़े। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सबको पता ही होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं? यहां पे नहीं पे जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप पहले नो को, नहीं को या निगेशन जहां पे मिले उनको सर्किल कर लिया कीजिए। यानी अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ दीज फैक्टर डज नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कौन कौन से नहीं करते हैं? एक्टिविटी अभी तो हमने पढ़ा कि करता है। एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड यानी सोशल इंटरेक्शन, ये भी करता है। मैच्योरेशन भी करता है। कंडीशनिंग की बात करते हैं व्यवहारवादी, यानी अनुकूलन की बात जो करते हैं वो व्यवहारवादी यानी बिहेवियरिस्टिक एजुकेशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंडीशनिंग जो है पियाजे के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्पफुल साबित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खाली जगह का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। Was used by जीन पियाजे to describe cognitive mental concept। जैसे कि मैंने अभी बताया, हमारा जो स्कीमाज होते हैं, स्कीमाज हमारे क्या करते हैं, वो हमारा मेंटल रिप्रेजेंटेशन होते हैं हमारे किसी भी चीज का, कॉन्सेप्ट्स का। तो यहाँ पे स्कैफोल्डिंग हमारे इस थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। ऑब्जेक्ट परमानेंस हमारे इस थ्योरी से लेना देना है, लेकिन वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलेटेड टू सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा स्कीमा, यानी स्कीमा वाज यूज्ड बाय जीन पियाजे टू डिस्क्राइब कॉग्निटिव मेंटल कॉन्सेप्ट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी, ये भी हमारा इसका कोई इससे लेना देना नहीं है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से अनुकूलन के भाग कौन कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ अडॉप्टेशन। जैसे कि मैंने बताया, अनुकूलन अडॉप्टेशन के पार्ट कौन कौन से? हमने पढ़ा था कि कोई भी स्कीमा किस तरीके से अडॉप्ट होती है। समायोजन होता है, समावेशन होता है, पाड़ होता है, अनुबंधन होता है, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, स्कैफोल्डिंग एंड कंडीशनिंग। तो देखिए, स्कैफोल्डिंग का इस थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है, कंडीशनिंग का इस थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये दो बचते हैं, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। हमने कहा कि जब बच्चा अपने जो स्कीमाज होते हैं उनमें कुछ ऐड करता है, मॉडिफाई करता है, और जब उनके साथ एडजस्ट करना स्टार्ट कर देता है, तब उसको हम अकोमोडेशन यानी एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे को महत्व देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की खाली जगह को महत्व देते हैं। टू फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, जीन पियाजे गेव इंपॉर्टेंस टू खाली जगह वाइल वाइगोत्स्की एम्फेसाइज्ड। अब यहां पे बात आई है कि जीन पियाजे किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं और वाइगोत्स्की किस बात को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे एक्टिविटी, लैंग्वेज एक्टिविटी, रिवार्ड, पनिशमेंट रिवार्ड। तो अगर रिवार्ड और पनिशमेंट को अगर हम देखें तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे यूज होते हैं बिहेवियरिस्टिक में, जबकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पियाजे की, यानी यहाँ पे बात हो रही है कंस्ट्रक्टिव की। तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। तो लैंग्वेज पे पियाजे ने बात कही है, लेकिन
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो उन्होंने दिया है वो एक्टिविटी को दिया है, लैंग्वेज को जो दिया है वो वैगोस्की ने दिया है। तो सबसे जो इसका आंसर जो होगा पियाजे एक्टिविटी को महत्व देते हैं जबकि वैगोस्की लैंग्वेज को महत्व देते हैं। तो इसका आंसर ए ठीक हो जाएगा। आगे बढ़े, समझ में आई बात। नेक्स्ट है हमारा जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो उत्पन्न होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, हमने यहां पर डिस्कस किया था कि अगर एसिमिलेट किया और सही परिणाम हमको नहीं मिल रहे हैं तो क्या उत्पन्न होता है? डिसइक्विलिब्रेशन, यानी असंतुलन। यहां पर जो है क्या होगा? असंतुलन उत्पन्न होता है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर किसी तो असंतुलन उत्पन्न होता है। तो असंतुलन, डिसइक्विलिब्रियम इसका आंसर हो गया। आगे बढ़े। प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता की एक प्रमुख उपलब्धि है। द एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिंबल्स इज अ मेजर अकम्प्लिशमेंट ऑफ। हमने बात की थी सिंबॉलिक लैंग्वेज, सिंबल्स की अगर हमने बात की थी तो आपको याद आ रहा होगा सिंबल्स की हमने बात की थी प्री ऑपरेशनल स्टेज में। सेंसरी मोटर स्टेज में हमने बात की थी वस्तु स्थायित्व की, कंक्रीट में हमने बात की थी लॉजिकल रीजनिंग की, फॉर्मल में हमने बात की थी अमूर्त चिंतन की, और प्री ऑपरेशनल में हमने बात की थी सिंबल्स की, सिंबॉलिक लैंग्वेज की हमने बात की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़े। जो हमने डिस्कस किया है सब उसी पे बेस्ड है एंड आई एम श्योर दैट इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पियाजे के संज्ञानात्मक चरण और उसको परिभाषित करने वाली विशेषता को सही ढंग से दर्शाता है। यानी उसकी स्टेजेस दी हुई हैं और उनकी एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, हमें उसको सही से चूज करना है कौन सी। चूज द करेक्टली मैच पेयर ऑफ पियाजियन कॉग्निटिव स्टेज एंड इट्स डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और इस स्टेज पे उन्होंने कहा एनिमिज्म। प्री ऑपरेशनल स्टेज पे एनिमिज्म हो सकता है सही हो। आगे देखते हैं और कौन कौन से। सेंसरी मोटर स्टेज, सिंबॉलिक थॉट नहीं, ये तो सिंबॉलिक थॉट हमने पढ़ा था प्री ऑपरेशनल में होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, डिफर्ड इमिटेशन, ये भी हमारा डिफर्ड इमिटेशन भी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की है। फॉर्मल ऑपरेशन, सेंट्रेशन, ये सारी की सारी जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज की हैं। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज हमारा आता है यहां पर, तो ये इसका आंसर हो जाए। प्री ऑपरेशनल स्टेज में एनिमिज्म, यानी बच्चा जो है जीववाद, कि बच्चा समझता है कि ये जो सारे ऑब्जेक्ट हैं इनमें भी जान है। ये जो मैं गुड़िया से, एक बच्ची सोच रही है जो मैं जो गुड़िया से खेल रही हूँ इसमें भी जान है, ये भी सोती है, ये भी दूध पीती है, तो ये जो गाड़ियां चल रही हैं, ये जो चीजें मेरे खिलौने हैं, इनमें भी जान है। इसी को हम कहते हैं जीववाद या एनिमिज्म। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? इन अकॉर्डेंस टू जीन पियाजे's theory of cognitive development, which of the following concepts should be taught to children in the age group of 3 to 6 year? 3 to 6 year means कौन सी स्टेज आएगी यहां पर? प्री ऑपरेशनल, यहां पर आएगी प्री ऑपरेशनल स्टेज आएगी। प्री ऑपरेशनल स्टेज में 3 to 6 कंजर्वेशन नहीं होता है, कंजर्वेशन नहीं होता है, सीरियलाइजेशन नहीं होता है, लॉजिकल एप्लीकेशंस नहीं होता है। क्या होता है हमारा 3 to 6 में? हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे का चल रहा होता है, बच्चा कर रहा होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। बात क्लियर हुई यहां पर आपकी? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आगे बढ़े। हमारा 10th क्वेश्चन है। एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थर को अलग अलग प्रकार से एक छोटी लाइन, यहां पर देखिए मैंने ये बात डिस्कस की थी, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन और एक वृत्त में लगा दिया। फिर उसने उन
पत्थरों को, सॉरी ये पत्थर है, पत्थरों नहीं है, पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार ये बच्ची निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? A 5-year-old child was given 10 pebbles by her teacher. She put the pebbles in different formation, that is a short line, a long line and a circle. She counted these pebbles repeatedly. Which of the following cognitive schema is she attempting to attend according to जीन पियाजे? 5 पत्थर दिए, एक पत्थर ऐसे रखा, दूसरा उसके और पास रखा, इस तरीके से उसने 5 पत्थर यहां पर रखे, एक छोटी लाइन बनाई, एक छोटी लाइन बनाई पत्थर की, एक बड़ी लाइन बनाई और एक क्या बनाया, सर्किल बनाया। अब वो यहां पर क्या कर रही है, इन पत्थरों को बार बार गिन रही है। तो यहां पर क्या कर रही है वो, यानी सीरियलाइजेशन यहां पर, यानी क्रमबद्धीकरण आरोही अवरोही क्रम में नहीं लगा रही, संक्रमण अनुमति ट्रांजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं करे, नॉमिनल स्केल ये अलग मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन की बात हो गई, यानी कंजर्वेशन ऑफ नंबर संख्या का संरक्षण, यानी शेप बदलने से, चाहे छोटी लाइन बना लो या बड़ी लाइन बना लो या वृत्त बना लो या स्क्वायर बना लो, कोई भी चीज बना लो, यानी नंबर वो 5 हैं तो वो 5 ही रहेंगे, यानी कंजर्वेशन ऑफ नंबर संख्या का संरक्षण। तो हमारी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, संख्या का संरक्षण, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करती है, लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बात तो ठीक लग रही है। जैविक परिपक्वता का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भैया बहुत पड़ता है। चिल्ड्रन बायोलॉजिकल मैच्योरेशन हैज नो इन्फ्लुएंस, बहुत इन्फ्लुएंस है भैया। पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क करने में सक्षम होते हैं, यानी चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिटेक्टिव रीजनिंग। प्री ऑपरेशनल में तो भैया नहीं होता, ये होता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। चिल्ड्रन इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन या सीरियलाइजेशन, यस वेरी गुड। इस स्टेज में बच्चे सीरियलाइजेशन, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे वर्गीकरण और क्रमबद्धता समझ पाते हैं, प्री ऑपरेशन में नहीं समझ पाते हैं और इस स्टेज पे आकर समझ पाते हैं। लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये बात सही है, लेकिन ये बात अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में पियाजे ने नहीं कही है। पियाजे ने लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया है अपनी थ्योरी में। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, चिल्ड्रन इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज अंडरस्टैंड एंड क्लासिफिकेशन एंड सीरियलाइजेशन, ठीक, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी यहां से सही होता है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित होती है? यहां पर गौर कीजिए, एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली, एक ही पहलू, यानी किसकी चीज की बात हो रही है? ये वन परसेप्शुअल डायमेंशन ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब एक ही एंगल से देख पाता है। ये किस चीज की पहलू? इगोसेंट्रिज्म या सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम यहां पर। किस चीज की बात कर रहे हैं? सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रेशन जो था किस स्टेज का है? सेंट्रेशन किस स्टेज का है? सेंट्रेशन है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल में सक्षम हो जाते हैं, परंतु उनकी सोच मूर्त वस्तुओं ताकि नहीं तक सीमित होती है बजाय अमूर्तता के? अब देखिए यहां पर 2-3 बातें हैं। प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हो गए हैं यहां पर बच्चे, और
उनकी सोच कैसी है, मूर्त वस्तुओं तक सीमित होती है, यानी कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट चीज तक लेके आते हैं, कॉन्क्रीट तक रहती है। तो सक्षम तो स्टार्ट तो वो कर देते हैं प्री ऑपरेशनल में ही, लेकिन ये जो स्टेज है कंक्रीट मैनर वाली, ये हमारी आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। इस पे बच्चे जो होते हैं वो सिंबॉलिक प्ले में एकदम एक्सपर्ट होते हैं और वो कंक्रीट टर्म में सोचते हैं, ना कि एब्स्ट्रैक्ट में। एब्स्ट्रैक्ट में हमारा फॉर्मल में हम सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का मिलान सही है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर। सेंसरी मोटर पीरियड, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू कॉन्क्रीट प्रॉब्लम, भैया बिल्कुल नहीं होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, रिवर्सिबिलिटी एंड डिसेंट्रेशन, रिवर्सिबिलिटी नहीं बल्कि इरिवर्सिबिलिटी होती है, बच्चा नहीं सोच पाता है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड एनिमिस्टिक थिंकिंग। ऑब्जेक्ट परमानेंस हमारी जो बात है वो है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज की, एंड हमारी जो एनिमिस्टिक थिंकिंग यानी जीववाद की जो सोच है वो हमारी आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो इसका मतलब है हमारा ये भी नहीं होगा। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यस, यहां पर हमारी जो सोच होती है वो अमूर्त सोच होती है, ना कि कॉन्क्रीट थिंकिंग की हम बात करते हैं। फॉर्मल स्टेज पे हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़े। 15 क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। तो यहां पर बात आती है, एज पर द जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज डू मोस्ट चिल्ड्रन क्लियरली अंडरस्टैंड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये जब क्लियरली अंडरस्टैंड की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर ये चीज आती है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे जो है पास्ट, प्रेजेंट और इन सब चीजों की क्लियरली जो है वो पिक्चर अपने बना लेते हैं अपने माइंड में। नेक्स्ट हमारा आता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। यानी according to Jean Piaget theory of cognitive development, at which stage most children can operate an operation and develop hypothetical deductive reasoning thinking। ये मैंने बताया था, जब यहाँ पर hypothetical deductive thinking या reasoning की बात हो तो वो हमारी आ जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो यानी ये बात क्लियर हुई, हमारा ऑपरेशन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा आता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं। एक दिशीय, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक थ्रू ऑपरेशन लॉजिकली इन वन डायरेक्शन। यानी कहां से बच्चा लॉजिक स्टार्ट कर देता है। हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक ट्रांसडक्टिव रीजनिंग यानी इलॉजिकल थी। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं लॉजिकली इन वन डायरेक्शन। मल्टी डायरेक्शनल में तो हमारा फॉर्मल में करता है, प्री ऑपरेशन में हम इलॉजिकल होते हैं। तो हमारा बीच का कौन सा रास्ता बचा, हमारा बचा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा जो होता है वो एक डायरेक्शन में लॉजिकली सोच पाता है। बात समझ में आई। प्री ऑपरेशनल में हम इलॉजिकल बच्चा सोचता है और इसमें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में मल्टी डायमेंशनल, बहुत सारी दिशाओं में वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लेकिन हम जब बात करेंगे सिर्फ एक डायरेक्शन में सोचने की तो और लॉजिकली बात करें तो कॉन्क्रीट की हम बात करेंगे, कॉन्क्रीट में आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी एकदम बोला, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बच्चे सॉल्व करने लगते हैं, कैपेबल ऑफ अप्लाइंग लॉजिक इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जहां कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, रीजनिंग की बात आ जाए, वो सिंपली हमारा बात करता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। ठीक, आगे बढ़ा जाए। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक
चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? जीन प्याचे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? एज जीन प्याचे थ्योरी, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन कॉग्निटिव थिंकिंग टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन, बात करेंगे इस पे। इरिवर्सिबल थिंकिंग कोई बात नहीं है। रेड मेमोराइजेशन इसकी बात ही नहीं होती। डिलेड इमिटेशन कोई बात नहीं होती। यानी हमारा इक्विलिब्रेशन, संतुलीकरण द्वारा जीन प्याचे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव होते हैं। इक्विलिब्रेशन से हम बदलाव करते हैं ना, एसिमिलेशन होता है, पहले कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, फिर अडाप्टेशन, अकोमोडेशन होता है, फिर हम संतुलन में आ जाते हैं, यानी इक्विलिब्रेशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जीन प्याजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों को संगठित प्रणाली जो व्यक्ति को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है? मानसिक रूप से, इस बात को याद रखिए, मानसिक रूप से प्रस्तुत करने। यार हमने बात की थी स्कीमास की, कि स्कीमास जो होते हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, कि मानसिक, यानी हमारे मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचना की हम बात करते हैं इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्कीमा। देखिए एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशन कुछ है नहीं, कोर्स कुछ है नहीं, टूल्स इसमें कुछ है नहीं, तो स्कीमे यानी कोर्स, स्कीमाज यहाँ पे जो है ए आएगा, स्कीमाज। ठीक, आगे बढ़े। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण का अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषतः कठिनाई महसूस करते हैं? दूसरों, यहां पर देखिए, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज डू मोस्ट चिल्ड्रन पार्टिकुलरली फेस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर। मैंने कहा था कि जब प्री ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चे ईगोसेंट्रिज्म या सेंट्रेशन में होते हैं, तब वो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाते हैं। तो हम बात, ये आ गई हमारी प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं? तो इसका सामाजिक मुद्दों और इन सब चीज की जब बात आएगी, तब ये सामाजिक मुद्दे चीजें कॉम्प्लिकेटेड चीज, हाइपोथेटिकल रीजनिंग पे बेस्ड होते हैं, तो ये औपचारिक पे आएगी, और हमारा ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कथन ए, जीन प्याजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं, कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं, यानी बच्चे जो होते हैं एक्टिव, बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं। फिर से पढ़ते हैं। जीन प्याजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। इस बात पे भाई आलोचना क्यों है कि सक्रिय प्राणी हैं? दूसरा है, बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से सीखते। निष्क्रिय रूप से क्यों? बच्चे तो एक्टिव रूप से सीखेंगे, निष्क्रिय रूप से तो बिल्कुल नहीं सीखेंगे। अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ जीन प्याजे थ्योरी इज दैट कंसिडरेशन दैट चिल्ड्रन आर एक्टिव बीइंग। भैया इस पे तो क्रिटिसिज्म नहीं हुआ है, बिल्कुल भी इनका इस बात पे क्रिटिसिज्म नहीं हुआ है। इनका क्रिटिसिज्म बहुत से और बातों पे हुआ है, जैसे कि इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी है वो अपने ही बच्चों पे, 2-3 बच्चे थे इनके, उन्हीं पे इन्होंने पूरी थ्योरी बना दी है। बहुत कम, इनका सैंपल साइज बहुत छोटा था, इस बात पे इनका क्रिटिसिज्म हुआ है। लेकिन इस बात पे नहीं हुआ है कि बच्चे जो है एक्टिव बीइंग्स हैं। चिल्ड्रन लर्न थ्रू पैसिव रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। नहीं, बच्चे पैसिव नहीं बल्कि एक्टिवली बच्चे सीखते हैं। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही गलत हैं, तो बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ए एंड आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वो गोलाकार वस्तु की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ को पकड़ने के तरीके को बदलता है? In Piaget theory, what process describe an infant's action when she changes the way she hold her hand as she reaches
फॉर राउंड ऑब्जेक्ट एज अपोज टू स्क्वायर वंस। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था जब हम रिवीजन की बात कर रहे थे कि जब हम बच्चे को किसी को बड़ी बॉल देते हैं तो वो पहले शक करने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद उसको पुश करना स्टार्ट कर देता है। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे, अपने स्कीमाज में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा है और फिर वो चीजों को अकोमोडेट कर रहा है, चीजों को अडाप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, एकोमोडेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंडीशनिंग का कोई से ताल्लुक नहीं है, इंटरसब्जेक्टिविटी कोई ताल्लुक नहीं, स्कीमाज में जब चेंजेस लेके आ जाते हैं, एसिमिलेशन अकोमोडेशन जब होता है तब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, अकोमोडेशन हो रहा है चीजों का। बात समझ में आई? तो हमारा आंसर हो जाएगा समायोजन, अकोमोडेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्ध कारक और वर्गीकरण किस चरण में समझ पाते हैं? जैसे कि हमने कहा था कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों के अंदर सीरियलाइजेशन और कंजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचकर बच्चों के अंदर ये सारे गुण आ जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, आगे बढ़े। 26 क्वेश्चन है, रीमा ने अभी हाल में ही तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए हैं। जीन लिख गया भाई। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया है? अब देखिए यहां पे कुछ वर्ड्स हैं। रीमा हैज जस्ट स्टार्टेड टू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन इन ए लॉजिकल मैनर, यानी कि उसने अभी अभी वो लॉजिकल हुई है। अब जब हम इलॉजिकल से लॉजिकल हुई है, while specifying the logic behind her responses, इलॉजिकल से लॉजिकल में आई है, तो ये कौन सी चीज आ गई? इलॉजिकल हमारी होती थी प्री ऑपरेशनल, जिसमें हम ट्रांजैक्टिव रीजनिंग की बात करते थे, तो ये हमारी हो जाएगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें लॉजिकल थिंकिंग की बात करती है। हम जिससे लॉजिकल थिंकिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं, लेकिन फॉर्मल ऑपरेशनल में हम बात करते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को। यहां पर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं, अभी जस्ट स्टार्टेड टू रिस्पॉन्ड, अभी अभी एंटर हुई है, यानी वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ गई है, यानी वो 7 साल 8 साल के आसपास की बच्ची है रीमा। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीन पियाजे और लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है? So the following statement is correct for theories given by जीन पियाजे एंड लॉरेंस कोलबर्ग। क्या क्या भाई बात कही है इन्होंने, देखते हैं। दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। नहीं भाई, पियाजे ने किया है, लॉरेंस कोलबर्ग ने तो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, तो ये बात एकदम गलत हो गई यहाँ से। तो बोथ थ्योरीज हैव 8 पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट, नहीं 8 पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट तो इसके 4 स्टेजेस हैं और उसके भी 3 लेवल करके 6 हैं उसमें भी, तो ये भी गलत हो गई। बोथ थ्योरीज आर लिमिटेड टू द मिडिल चाइल्डहुड, नहीं बिल्कुल भी नहीं। पूरा हमने जो है अर्ली चाइल्डहुड से लेके, इन्फेंसी से लेके एडल्टहुड तक दिया। बोथ थ्योरीज आर स्टेज थ्योरीज, दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को अच्छा हाँ, सिद्धांत अवस्थाओं को, यानी हमने स्टेजेस, जैसे कि इन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं, उसने 6 स्टेजेस दिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वो उसे भूलने के बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। बालक में ये विशेषता अवस्था में पाई जाती है, इस विशेषता को कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है भाई, यहाँ पर जो है खाली जगह है, ठीक है। मेरी इतनी बड़ी टीम है एक आदमी की, और ये मिस्टेक करती रहती है, और वो एक आदमी की टीम में सिर्फ मैं ही हूँ वैसे। तो यहाँ पे जो है खाली जगह है। एट दिस अकॉर्डिंग टू पियाजे's theory, when a child is shown a toy and then it is hidden, instead of forgetting about it, the child try to find the toy। इसमें कुछ इसमें भी है। एट यहाँ पे पूछा है कि वो कौन सी स्टेज है और उस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं।
तो हमने एकदम पढ़ा था प्री ऑपरेशनल ऐसे इगोसेंट्रिज्म नहीं कहते हैं इसे, प्री ऑपरेशनल में ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं कहते हैं इसे, प्री ऑपरेशनल में तो होता ही नहीं है ये, ऑब्जेक्ट परमानेंस ही कहते हैं इसे, लेकिन ये हमारा हमने पढ़ा था सेंसरी मोटर स्टेज में ये हमारा होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सेंसरी मोटर यानी संवेदी चालक अवस्था और उसमें हमारा वस्तु स्थायित्व, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रिया के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करता है? यानी अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी द इन्फेंट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग सेंसरी एक्सपीरियंसेस विद फिजिकल वर्ल्ड एक्शन इन, जैसे कि मैंने बताया था कि सेंसरी मोटर स्टेज की दो ही मैंने चीजें बताई थी। एक मैंने बताया था आपको ये सेंसिस का बताया था, एक सेंसिस का बताया था और दूसरा क्या बताया था, ऑब्जेक्ट परमानेंस का बताया था। तो इसी स्टेज पे बच्चा जो होता है शारीरिक क्रिया के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करता है। वो हाथ पैर चलाता है, इधर मारेगा उधर मारेगा, चीजें करेगा। तो एट दिस इज कॉल्ड सेंसरी मोटर स्टेज पे बच्चा ये सारे काम करता है। तो यहां तक बात क्लियर हुई। तो इन सारे क्वेश्चन से मुझे लग रहा है सारी चीजें कवर हो गई होंगी। आपको और भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।